नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पे। तो आज हम बच्चों करने जा रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 9 प्रकाश। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। 2 नंबर हमारे पास पॉइंट है कि जो प्रकाश होता है वो हमें सबसे अधिक सूर्य से प्राप्त होता है और सूर्य के अंदर प्रकाश नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। उसके बाद में हमारे पास बच्चों 3 नंबर पॉइंट है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर ऊष्मा की विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है। अब ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो 3 विधियों द्वारा होता है। पहली जो विधि है वो है चालन, दूसरी विधि सहवहन और तीसरी विधि हमारे पास है विकिरण। तो जो प्रकाश आता है सूर्य का पृथ्वी पर वो ऊष्मा की विकिरण विधि के द्वारा आता है। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट है हमारे पास, सूर्य से हमें 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा मिलती है। उसके बाद में 5 नंबर बच्चों पॉइंट हमारे पास, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर पहुंचता है। उसके बाद में चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी की सतह पर 90 सेकंड में पहुंचता है। उसके बाद 7 नंबर हमारे पास पॉइंट है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा ही सीधी रेखा में चलता है। उसके बाद में बच्चों 8 नंबर पॉइंट हमारे पास, प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंग के रूप में गमन करती है। तरंग इस प्रकार से वो प्रकाश की तरंगें चलती है। इस प्रकार से प्रकाश की तरंगें चलती है और प्रकाश की जो तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ का अर्थ होता है इस प्रकार से जो तरंगें चलती है उनको अनुप्रस्थ तरंगें कहा जाता है। 9 नंबर हमारे पास पॉइंट है, प्रकाश सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है। इस प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहा जाता है। इसको सबसे पहले श्वेत प्रकाश न्यूटन ने कहा था, या इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। उसके बाद में हमारे पास बच्चों 10 नंबर पॉइंट है, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत से तात्पर्य है प्रकाश जो ऊर्जा है वह ऊर्जा इस प्रकार छोटे छोटे बंडलों के रूप में गति करती है। प्रकाश की जो ऊर्जा है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में गति करती है। तो इन बंडलों को क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोन कहा जाता है। उसके बाद में 11 नंबर पॉइंट है हमारे पास, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति से तात्पर्य है कि प्रकाश तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। एक तरह तो व्यवहार करेगा तो वो तरंग के रूप में व्यवहार करता है और दूसरे ही क्षण वह कणों के रूप में व्यवहार करता है। तो इस द्वैत प्रकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था। उसके बाद में 12 नंबर पॉइंट है, न्यूटन ने प्रकाश को केवल कणों से बना माना था। जो न्यूटन थे उन्होंने कहा था कि प्रकाश केवल कणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद में 13 नंबर पॉइंट हमारे पास, प्रकाश की चाल के बारे में रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। रोमर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकाश की चाल के बारे में बताया कि उन्होंने कहा था कि प्रकाश की सर्वाधिक जो चाल होती है वो निर्वात में होती है। बच्चों, निर्वात से तात्पर्य है जहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं होती। जहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं होती वहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होती है? ठोस में होती है। तो सबसे अधिक निर्वात में, उससे थोड़ी कम गैस में
उससे कम द्रव में और सबसे कम ठोस में। उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन बच्चों क्या होता है कि प्रकाश किसी भी चिकनी सतह पे गिरता है। जब प्रकाश इस प्रकार से किसी भी सतह पे गिरता है, गिरकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये वायु से आया, इधर तो कांच था, इस माध्यम से आया और इसी माध्यम में वापस चला गया। वायु से आया और वायु में ही वापस चला गया। तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पे हम परिभाषा देखेंगे। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराता है तो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पर प्रकाश की किरण आती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उसके बाद में इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं। आपतित किरण, वह किरण जो सतह से आकर टकराती है। कौन सी किरण? चित्र में जो दिखाई गई है ए और ओ किरण, आपतित किरण। जो ये किरण जो सतह से आकर टकराई है, इस किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण कहेंगे। और जिस बिंदु पे ये किरण टकरा रही है उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु से टकराने के बाद, इस आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो किरण वापिस लौटती है उस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास आपतन बिंदु कौन सा था? वह बिंदु जिस पर आपतित किरण सतह से टकराती है। जैसे चित्र में आपको दिखाया गया है ओ, इस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु कहा जाएगा। उसके बाद में परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कौन सी है? वह किरण जो आपतन बिंदु से वापस लौटती है। जैसे चित्र में ओ बी को बताया गया है। तो जो ओ और बी है, ये किरण आई, इसको तो बोलते हैं आपतन किरण। और जहाँ पर यह किरण टकराई उसको आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से जो किरण वापस लौटती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास अभिलंब क्या होता है? अभिलंब जो आपतन बिंदु है इसके लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। उसके बाद में हमारे पास आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा होता है बच्चों? ये अभिलंब है। अभिलंब कौन सा होता है? आपतन, ये जो बिंदु है, ये जो आपतन बिंदु है ओ, इसके ये डैश डैश करके लंबवत जो रेखा खींची गई है काल्पनिक, इस काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहा जाता है। ये जो अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इसके बीच ये जो एंगल कोण बन रहा है इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहा जाता है। इस कोण को बच्चों आई से लिखा जाता है। उसके बाद में बच्चों ये जो किरण लौटती है आपतन बिंदु से वापिस जो किरण जाती है उसको परावर्तित किरण कहा जाता है। और इस आपतन बिंदु के जो लंबवत है उसको अभिलंब कहा जाता है। तो आपतित परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बच्चों परावर्तन कोण कहा जाता है और इस कोण को आर से लिखा जाता है। तो ये थी परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब हम देखते हैं परावर्तन के नियम। तो बच्चों परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन से नियम है? पहला नियम तो ये है कि बच्चों ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में मिलते हैं, तीनों इस आपतन बिंदु पर मिलते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु मतलब आपतन बिंदु पर मिलते हैं या हमेशा ही मिलेंगे। ये हो गया इसका पहला नियम। दूसरा नियम ये है
कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होना चाहिए। दूसरा नियम है परावर्तन का कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। जैसे आपतन कोण का मान यदि 30 है तो इस परावर्तन कोण का मान बच्चों कितना होगा, 30 ही होगा। तो यह था दूसरा नियम। अब हम बच्चों बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है दो प्रकार से होता है। एक तो होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विसरित या अनियमित परावर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है। तो बच्चों नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण आ रही है इस प्रकार से और इस समतल चिकनी सतह पे इस प्रकार से टकराती है। जब प्रकाश की किरण किसी समतल चिकनी सतह पे टकराती है तो वो एक निश्चित दिशा में चली जाती है। इस प्रकार से प्रकाश की किरणें आती है और एक निश्चित दिशा में जा रही है। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। परिभाषा क्या है हमारे पास, जब प्रकाश की आपतित सभी किरणें किसी समतल चिकनी सतह से टकराकर एक विशेष दिशा में परावर्तित हो तो इसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। उसके बाद में विसरित परावर्तन से तात्पर्य है कि जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर टकराई तो वो एक निश्चित दिशा में न जाकर किसी भी दिशा में जा सकती है। तो ऐसा परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। और हम जो मकानों के अंदर वस्तुओं को देखते हैं, कमरे के अंदर वस्तुओं को देखते हैं, वो इस विसरित परावर्तन के द्वारा ही देख पाते हैं। तो ये थे परावर्तन के प्रकार। उसके बाद में हम जो वस्तुएं देख पाते हैं वो परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। और परावर्तन के लिए हमेशा अपारदर्शी माध्यम होना जरूरी है। अब हम बच्चों पढ़ते हैं समतल दर्पण और प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण क्या है और इसके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो बच्चों समतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। तो ये जो समतल दर्पण है इसके एक तरफ रंग किया होता है या पॉलिश की होती है और प्रकाश की इस प्रकार जो किरण आती है उसको आपतित किरण और यहाँ पे टकरा कर वापिस लौटती है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो यहाँ पे हम देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये कोई वस्तु है, इस वस्तु से कोई किरणें आती है प्रकाश की और यहाँ इस दर्पण पे टकराती है। इस दर्पण के एक तरफ पॉलिश की हुई है या रंग किया हुआ है। तो इस वस्तु से जो किरणें आ रही है वो इस दर्पण पे टकराती है। यहाँ पे कोई स्रोत है या कोई व्यक्ति है वो उसके पास इस प्रकार से जाती है। तो इस प्रकार से जाती है तो उसको ये जो किरणें हैं, जो इसको ये किरणें प्राप्त हुई है वो इसको यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, दर्पण के अंदर से आती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा जो प्रतिबिंब बनता है वो समतल दर्पण के अंदर बनता है कि वस्तु की किरण टकराई समतल दर्पण पर और समतल दर्पण पे टकराकर यहाँ पर स्रोत के पास पहुँच गई। इस स्रोत को यह प्रतिबिंब यहाँ से इस दर्पण के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके कुछ जो महत्वपूर्ण गुण हैं वो देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा ही आभासी और क्या होता है, सीधा होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब ये जो वस्तु है, वस्तु का जो प्रतिबिंब इसके अंदर बन रहा है, ये तो विज्ञान की भाषा में वस्तु को बोलते हैं बिंब, और इसका जो चित्र बनता है, इसकी छाया जो बनती है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। अब मेन जो व्यक्ति है वो तो यहाँ पे है, वस्तु यहाँ पे है और इसका जो आभास हो रहा है वो यहाँ पे, तो इस प्रतिबिंब को कैसा बोलेंगे, आभासी। अब वस्तु ये देखो सीधी है तो प्रतिबिंब भी इसका कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो इसका पहला पॉइंट है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी और कैसा होता है, सीधा होता है।
2 नंबर पॉइंट है बच्चों कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का आकार वह होता है जो कि बिंब का होता है। तो इसी के अंदर एक बार फिर से देखते हैं बच्चों कि समतल दर्पण के अंदर जितना बिंब होता है, बिंब का अर्थ वस्तु होती है, उतना ही प्रतिबिंब का आकार होता है। यदि प्रतिबिंब कितना है, बिंब का आकार यदि 3 सेमी या 3 मीटर है तो प्रतिबिंब भी 3 सेमी या 3 मीटर का होगा। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर पॉइंट है, यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर v चाल से चलती है तो प्रतिबिंब उसकी ओर 2v चाल से चलता हुआ प्रतीत होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि कोई वस्तु, ये दर्पण है, दर्पण की तरफ यदि कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड से आ रही है तो दर्पण के अंदर वह वस्तु हमें या उसकी चाल हमें 10 मीटर प्रति सेकंड से दिखाई देगी। यहाँ पे लिखा है यदि कोई वस्तु 20 चाल से चलती है, यानी मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड से आ रही है तो दर्पण के अंदर हमें वो 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलती हुई प्रतीत होगी। उसके बाद में बच्चों हमारे पास अगला पॉइंट है, समतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब की दर्पण के पीछे वही दूरी होगी जो कि बिंब की दर्पण के सामने होगी। तो यहाँ इस पॉइंट का तात्पर्य है बच्चों कि इस समतल दर्पण में, इस समतल दर्पण के बाहर जितनी वस्तु जितनी दूर होगी, इस समतल दर्पण से जितनी वस्तु दूर होगी उतनी ही वस्तु दर्पण के अंदर दिखाई देगी। जैसे वस्तु यहाँ पे इस दर्पण से 5 सेमी पर है तो दर्पण के अंदर भी वस्तु 5 सेमी पर दिखाई देगी। उसके बाद में हमारे पास अगला पॉइंट है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पार्श्व रूप से व्युत्क्रमित होता है। यहाँ पर पार्श्व व्युत्क्रमित से तात्पर्य बच्चों कि जो वस्तु का दायां भाग होता है, वस्तु का दायां भाग दर्पण में बायां दिखाई देता है और वस्तु का जो बायां भाग है वो दर्पण में दायां भाग दिखाई देता है। इसको बोलते हैं पार्श्व व्युत्क्रमित परिवर्तन। तो समतल दर्पण के अंदर वस्तु का जो दायां भाग है वो बायां दिखाई देगा और बायां भाग वस्तु का दायां भाग दिखाई देगा। उसके बाद में हमारे पास अगला पॉइंट है, किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे ये वस्तु है 6 फुट की, यदि इसका प्रतिबिंब हमें इस समतल दर्पण के अंदर पूरा देखना है तो दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु की लंबाई की कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। मतलब ये 6 फीट का है तो दर्पण कितने फीट का होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए। तो ये थे समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण